अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का दूसरा दिन। कल आपके साथ ईद गुजरी, बहुत मज़ेदार गुजरी, बहुत शानदार, बहुत जानदार गुजरी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस ईद के दूसरे दिन को भी बहुत ही मज़ेदार बनाया जाए, बहुत ही ख़ास बनाया जाए। तो ऐसा कैसे किया जा सकता था? ऐसा ऐसे किया जा सकता था कि बहुत ही ख़ास शख्सियात पाकिस्तान की जो हैं उन्हें हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते, उनसे आपकी बातचीत करवाते और ख़ुद भी उनसे बातचीत करते। तो ऐसे ही मेहमान जो हैं, ऐसी ख़ास शख्सियात जो हैं इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे पहले आपका तारुफ कराते हैं, फिर उनसे चिट चैट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी जी, मेरे साथ डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब मौजूद हैं। आप अक्सर उन्हें मेरे शो दुनिया के साथ में देख रहे होते हैं। सीनियर तज्जियाकार हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये रोज़ाना हमें बता रहे होते हैं। और इसलिए भी बता रहे होते हैं क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं और बड़ी माहिराना राय रखते हैं। इनकी राय आप जानते रहते हैं, लेकिन ईद को लेकर इनकी राय क्या है, इनका तर्ज़ ज़िंदगी वैसे क्या रहता है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो तज्जियाकार होते हैं वो शायद सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं, शायद सारा दिन अखबारात का मुआयना करते रहते हैं, तज्जिए देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो इनकी कोई पर्सनल लाइफ होती होगी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। ख़ास तौर पर ईद किस तरह से गुजारते हैं, ये आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। फिर मुझे अभी आपका तारुफ कराना है एक ऐसी शख्सियत से जिनकी वजह से बहुत सारी ईदें मैंने और आपने जो सुकून की गुजारी हैं, सुख की गुजारी हैं, चैन की गुजारी हैं, ये उनकी वजह से गुजारी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब। बहुत सुना चेहरा भी देख लीजिए जी, बिल्कुल बड़ी एक जानी पहचानी सी शख्सियत, बड़ी अहम शख्सियत, बड़े अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। IG इस्लामाबाद रहे हैं, सिंध के लिए रहे हैं IG, पंजाब में IG रहे हैं, IG मोटरवेज़ रहे हैं। मोटरवेज़ के लिए जो इनकी खिदमात हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल रश्क हैं। मेरे आपके लिए जो सफ़र को बहुत ज़्यादा आसान बनाया गया मोटरवेज़ को लेकर, इन्हीं की मरहून मिन्नत है। इन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की हैं, लेकिन ईद पे इनकी क्या एफ़र्ट्स रहती हैं ये हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी मैं आपका तारुफ कराऊंगी जी डॉक्टर असद साहब से। असद साहब को आप जानते हैं, तकरीबन रोज़ाना ही हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मेरे प्रोग्राम में तज्जिया आपसे शेयर कर रहे होते हैं। और आज कुछ एक ऐसी इनकी शख्सियत के पहलू जो आपसे छुपे हुए हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम में हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। गोल्फ बहुत अच्छी खेलते हैं और आपको ये भी बताएं कि जो आर्मी गोल्फ टीम है उसकी कैप्टन भी रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। ईद मुबारक सर आपको। सो वेरी काइंड, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया कि आपने ईद की मसरूफियात से भी हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी रिक्वेस्ट पर आप सर्टनली आई हैड पहुंच टू गए बी देयर। स्टूडियो में। वेरी काइंड ऑफ यू। और आपको, आपके सारे स्टाफ को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर, ईद मुबारक। और जी अब मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो रोज़ाना आपके घर में टीवी स्क्रीन के ज़रिए मौजूद होते हैं। रोज़ाना आप इनको लाइव देखते हैं 8 से 9 बजे बराह रास्त, और बहुत सारे लोग आप में से इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे भी ये फेवरेट एंकर्स में से, और यही वजह है कि मैंने सोचा कि चलें आज इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस शो के ज़रिए कुछ मज़ीद इनसे जाना जाए, इनकी शख्सियत के हवाले से, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी। मेरे साथ मौजूद हैं जी अमीर अब्बास, बहुत ही नामवर, बहुत ही मुमताज़ एंकर हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में से हैं। तज्जिया भी अक्सर टीवी स्क्रीन्स पर अपना शेयर कर रहे होते हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक अमीर, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने आपने वक्त निकाला है, यहाँ आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। मैं डॉक्टर साहब कलीम साहब आपसे बात करना चाहूँगी। वैसे आज हमारे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं जिन दोनों के नाम कलीम है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन उसको दूर भी करती रहूँगी जी। कलाम भी यही करेंगे, कलाम भी यही करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि फ़र्दन इनसे हम कलाम करें और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हम इनसे जानें। डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ईद का मौका है, हम ख़वातीन के लिए ये एक बड़ा भरपूर होता है एक्टिविटीज़ से। आप लोगों के बारे में, तज्जियाकारों के बारे में, हम रियली सॉरी टू से, बट हम यही सोचते हैं कि आप लोग इस रोज़ भी अखबार ही पढ़ते होंगे, इस रोज़ भी टीवी देख रहे होंगे, संजीदा मौज़ूआत घर में भी संजीदा रहते होंगे। ऐसी गुजरी ईद? सबसे पहले तो आपको और जितने व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं सबको बहुत ईद मुबारक, और मेरे बहुत नेक ख्वाहिशात तमाम व्यूवर्स के लिए, आपके लिए। और जब ईद की आपने बात की, एक चीज़ जो तज्जियाकार को बहुत ज़्यादा रैशनल बना देती है, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि वो हर चीज़ की जो रूट कॉज होती है, उसके रीजंस वो आइडेंटिफाई डिग आउट करता रहता है। तो जब ईद आती है तो जो तज्जियाकार होता है वो ईद के भी रीजंस
और उसकी जो उसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इन चीज़ों पे गौर करते हैं। अगर हम ईद की फ़िलॉसफ़ी को देखें तो अल्लाह ताला ने जब भी किसी कौम को किसी आजमाइश में डाला या अपने किसी ख़ास बंदे को किसी आजमाइश में डाला, तो उस आजमाइश से जब वो कामयाब होकर निकले तो इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने ईद दी है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस आजमाइश से गुजरे, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में हम ईद उल अज़हा बनाते हैं। फिर आप देखें रमज़ान में 30 दिन जो मुसलमान उम्मत है वो रोज़े रखती है। अब 30 दिन जब आप रोज़े रखते हैं, भूख प्यास गुजारते हैं, आप इबादत करते हैं, उसके नतीजे में ये होता है कि अल्लाह ताला आपको एक इनाम के तौर पर ये ईद देते हैं। तो ईद को एक चीज़ के हमें उस आजमाइश का इनाम समझना चाहिए। और हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर जो भी इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं या सेलिब्रेशंस होती हैं वो बेलाग नहीं होती या अनकंट्रोलेबल नहीं होती। उसके लिए इस्लाम का एक मकसद होता है। तो आप ईद ज़रूर सेलिब्रेट करें, सबको करनी चाहिए, मिलना चाहिए, आप सवैयाँ खाएं, मीठा खाएं, आप जो मर्जी खाएं, लेकिन जो उसका पर्पज़ है उसको भी माइंड में रखें। और अपने साथ उन लोगों को जो कि इतने वेल ऑफ नहीं है कि वो अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट कर सके, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और जब आप उनको अपनी खुशियों में शामिल करेंगे तो आपकी खुशियाँ ज़्यादा होंगी, यू विल फील। तो सबको साथ लेके चलें। जब सब खुश होते हैं तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन अगर सोसाइटी में सिर्फ एक क्लास खुश हो और बाकी जो उनसा है वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसी खुशी फीकी हो जाती है। फीकी हो जाती है। अच्छा, उन लोगों की ईद कितनी मीठी और कितनी फीकी हो जाती है जिन्हें ईद पर भी ड्यूटी करना पड़ती है, और कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो बड़ी आसान हो। जैसे अगर मैं ईद पर मौजूद हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो बस एक शो होस्ट करना है, शो होस्ट करके मुझे घर वापस निकल जाना है, आना है, मेकअप करवाना है। बहुत सारे तो मेरे मेकअप के भी पैसे जो मुझे बाहर देने थे वो ऑफिस में बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी बड़ी हैक्टिक होती है, बड़ी टफ होती है। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुर्बान कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर ईद की खुशियाँ भी कुर्बान कर रहे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट की। आज के दिन हम उनको सल्यूट करना चाहेंगे, अपने तमाम सिपाहियों को, अपने तमाम अफसरान को। यकीनन अगर वो अपनी ड्यूटी में कहीं पर कोई गफलत या कोताही कर रहे हों तो यकीन मानिए कि हम इस तरह से बैठकर, ना मैं यहाँ बैठकर, ना आप अपने घरों में बैठकर बिल्कुल सुकून से खुशी से ईद नहीं मना सकते हैं। करीम इमाम साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कितना डिफ़िकल्ट रहता है, कितना आसान रहता है ईद पे ड्यूटी करना। सर जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू सर। अल्लाह ताला खुशियाँ दे, सेहत दे, और आपके सब लोगों के रोज़े नमाज अल्लाह ताला कबूल करे और हमें आजमाइशों से बचाए इंशाअल्लाह। ईद जो है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, चाहे आर्म फोर्सेस के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, अब तो बहुत स्ट्रक्चर हो गई है। यानी कि बाकायदा शिफ्टें बनती हैं, सबको पता होता है कि हम कैसे ड्यूटीज़ करेंगे। और ईद के अगर आप पुलिस के हवाले से बात करें तो अब उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। मसलन हम कई दिनों पहले ही शोहदा के घर जाते हैं और गिफ्ट देना शुरू करते हैं, उनको खुशी में शामिल करते हैं। जो लोग ड्यूटीज़ पे होते हैं उनका ख़ास ख्याल किया जाता है। सीनियर ऑफिसर्स नाकों पे और थानों में और बड़े खाने का जो है वो बंदोबस्त करते हैं, और उनके शाम को जो है आप समझें सब म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, ड्यूटी भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो जो खुशी का दिन है उसमें खुशी बनाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ये बड़ा अहम दिन होता है आर्म फोर्सेस के लिए, सर्विसेज के लिए। हमारे पुलिस में तकरीबन 7,500 के करीब शहीद हैं, और आईजी से लेकर सिपाही तक शहीद हुए हैं, और इसमें खातून पुलिस अफसर भी शामिल हैं। तो ये वो दिन होता है कि हम उनको याद करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि हम भूले नहीं हैं, कि हम भूले नहीं हैं। और आपकी जो कुर्बानी वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम मज़ीद अच्छे रहें, अगर हमारी कोई कमी बेशी हम उसको पूरा कर सकें, जिस तरह आपने बात की। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट डे। उनका घर जाने का भी दिल चाह रहा होता है। मसलन मेरे घर में जो 1-2 लोग काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि आप पिछले ईद पे ये गया था, इस दफ़ा मैं जाऊँगा। तो हम कहते हैं हम कहते हैं आप दोनों ही चले जाएँ, हमारी खुशी ईद में यही है कि आप दोनों चले जाएँ। तो लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और वेरी इंटरेस्टिंग डे। और हम तो जिस तरह हमारे हम नाम कलीम साहब ने जिक्र किया है, हमें रोज़ाना खुशी को तलाश करना चाहिए और हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। और ये जो 30 दिन बाद हम ईद मना रहे हैं, हम आम दिनों में भी खुश रह सकते हैं। हम हमेशा फ्यूचर या पास्ट के जो सिलसिले में रहते हैं वहाँ हमारी खुशी खो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हम ढूंढ के हमें खुश रहना चाहिए। आज हम आपके प्रोग्राम में आए, हम खुश हैं, इतने अच्छे सब लिबास पहन के आए, खुश हैं, इतना अच्छा माहौल है, हम खुश हैं। तो सबको ईद की मुबारक। और हमारा मैसेज ये है कि कानून को फॉलो करें। आप यकीन माने रमज़ान में बहुत हमें चैलेंज होता है, क्राइम राइज करना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पे अफ्तार के टाइम पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। इस दफ़ा भी मेरे 1-2 दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ, दुख होता है, बहुत जल्दी होती है उनको पहुंचने की। हमने कहा कोई कुछ नहीं होता, आप थोड़ी देर बाद पहुंच जाएं।
तो और जगह दैट इज जगह तो लाइफ। लिखा हुआ भी होता है देर से पहुंचना कभी न पहुंचने से जी, जी, बेहतर है, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं जी। करते हैं उस तरह से, और फिर यही वजह के हादसात होते जी, हैं। हादसात होते अब मैं एक और सवाल भी आपसे करूंगी कि ये जो भी आपने कहा ना कानून को फॉलो करें, अब दिखा गया आप कहीं ना कहीं के जी पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं। घर में किस हद तक चीज़ें हो रही होती हैं ईद पर, खास तौर पर ये जो ऑफिसर है ये उमड़ के बाहर आता है नहीं आता है, इस पर मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगी। असद साहब आपके पास मुझे आना है, आप मुझे बताइएगा जिस तरह से अभी कलीम साहब ने फरमाया कि हम जो रिसर्चर्स होते हैं, जो हम एनालिस्ट होते हैं, तज्जियाकार होते हैं, पढ़ते पढ़ाते बहुत सारा हैं, और फिर ईद पे भी आप लोग यही ढूंढते रहते हैं कि जी इसको क्यों सेलिब्रेट करना है, तो यू डू द सेम या कुछ और आप फिर कर रहे होते हैं ईद पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आसमा। एक तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरा ख्याल है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो हमें देख रहे हैं, जी जो नहीं भी देख रहे, और वो पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं, हम सब उनको ईद मुबारक देते हैं। दिस इज़ अ डे आई थिंक कि वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक बात की है कि जी आप एक मेहनत करते हैं, सख्ती होती है, और उसके बाद फिर इनाम के तौर पे ईद का दिन एक लिहाज से आता है। जो आपने लिखने पढ़ने की बात की, वो चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो प्रोग्राम कर रहे हो, इवन आपके प्रोड्यूसर्स हों, नो इट बिकम्स देयर सेकंड हैबिट। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये मोबाइल है तो कि जी नहीं ये बड़ी ख़राब चीज़ है, और मैं ये फ़ील करता हूँ कि इस मोबाइल से मैंने इतना सीखा, मैंने यू ट्रस्ट में इन किताबों से, इस मोबाइल से मैंने इतना इल्म हासिल ये किया तो आपके इस्तेमाल पे है ना? एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यकीन मानिए, ठीक है ना। और यही वो रीज़न है। अच्छा होता है नॉर्मली कि एक चांद रात आ गई, फिर ईद का दिन है, ईद का सेकंड डे है, वन फीस के जो डल आप रूटीन में नॉर्मली नहीं होते, जैसे इट्स आउट ऑफ रूटीन। आई वुड से कि वो जो ईद का पहला और दूसरा दिन है वो तो गोल्फ कोर्स भी बंद होता है, मुश्किल तो होता है सैटरली आपके वन लिए। कांट गो दैट वे। बट आई वुड सिंपली से कि हाँ आप वो जो पढ़ना लिखना है ना वो आप बन जाता है सेकंड नेचर, आप उससे हट नहीं सकते। आप यू नो आप एक करंट अफेयर को भी देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है। लाइक अभी देखे ना, कल रात का ही प्रोग्राम था, जैसे हमने यमन पे बात की थी, सऊदीया की बात की थी, यूक्रेन में जिस तरह चल रहा है। अब उससे अगर हम तो एक अच्छे हालात के अंदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड कि आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर आपकी फ़ौज खड़ी है, एयरफोर्स नेवी मौजूद है, इंटरनली आपकी पुलिस, दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, एंड यस हम बड़े सुकून से सोते हैं, सारा कुछ है। बट इमेजिन दोज पीपल इन कश्मीर की आप बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, यमन की बात करें, सर्टली आप यूक्रेन की भी बात करें, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, और जिस तरह इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है वहाँ पे, एंड यू नो द इंटायर वर्ल्ड उसको बिल्कुल ऐसा लगता है आग लगी वो हाथ सेक रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, यानी। और ये चीज़ें वो हैं कि हाँ जो तज्जियाकार भी जो होते हैं, वाकई दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। जो चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही होती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हो रही होती हैं, इट हर्ट्स देम। वाई? बिकॉज हमने कुछ और सीखा, हमारा मज़हब एक्चुअली कुछ और कहता है, मैं आपसे ये बताऊं। और ये जो हमारा ईद का दिन है, इट टेल्स अस सो मेनी थिंग्स। इट इज़ नॉट कि हमारी अपने लिए ईद है, यस इट इज़ फॉर द फैमिली, इट इज़ फॉर द किड्स, एंड अदर देन दैट वो तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, भी किसी कैपेसिटी के अंदर हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, उनकी लुक आफ्टर करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अच्छा उससे हट के भी आप देखें ना, फैमिलीज़ के अंदर लोग होते हैं, अप डाउन होता है उनके स्टेटस का भी। दोज हु आर ओके थोड़ा सा नीचे हैं, आपने उनको भी देखना होता है, उनकी भी टेक केयर करनी होती है। ये सारी चीज़ें उससे भी हट के जो मैं उससे भी ज़रूरी चीज़ है, जी। हम तो मुसलमान हैं, आपस में घुल मिल के ठीक है जी, मिलते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी, इकट्ठे हुए, सारा कुछ है। लेकिन स्पेशली वो जो हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं, पाकिस्तानी जो हैं, नो दिस इज़ द डे वी मस्ट मीट देम, वी मस्ट ग्रीट देम। आई एम टॉकिंग ऑफ द हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिखों की बात करते हैं, दे आर द वन, एंड लेट देम फील कि जो इस्लाम है ये ऐसा नहीं है कि कोई बंद मज़हब है, ये बहुत मोहब्बत रवादारी का मज़हब है, और उसके अंदर वो तमाम मज़ाहब को समोया गया, उनकी मोहब्बत को एक लिहाज से लेकर आया गया है। और ये जिसको कहते हैं ना कि इस मज़हब के अंदर इतनी वुसअत है, सलामती का दीन है ना, और सलामती सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में बसने वाले इवन जो जानवर हैं उनके भी हुकूक हैं, उनका भी ख्याल रखने का दर्स दिया गया है। सारी चीज़ें इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, हुकूक को लेकर ख़ास तौर पर। अमीर, कैसी गुजर रही है अभी तक ईद? देखिए जी, एक तो कोविड की वजह से जो गुज़श्ता 2 बरस थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला इतनी जल्दी करम कर देगा, मेहरबानी करेंगे, कि लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। अब तो आप देखें मास्क भी ख़त्म हो गया है। ईद की नमाज जब कल पढ़ी तो लोगों ने पाबंदी नहीं है ना, पाबंदी नहीं है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल
तो 2 साल पहले तक तो लग रहा था कि शायद अगले अब 10-15 कोई ऐसी साल आएगी नहीं। आएगी ही नहीं, अगले हाँ, 10-15 very साल शायद हम एक ऐसी दुनिया में चले बिल्कुल। जाएंगे जहाँ मिलना जुलना और महफिलें और मुमकिन नहीं सब रहेगा। खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है पूरी दुनिया पे, खैर, बिल्कुल। और पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान तो खैर बड़ा क्लासिक केस है कि हमने Examples दिए गए हैं एग्जाम्पल्स पाकिस्तान दिए गए हैं के। कि हम जिस तरह इस मुसीबत को बोरिस झील जॉनसन गए। तक ने बोला। हाँ, तो इसलिए एक तो ये ईद बड़ी उस लिहाज से जबरदस्त। साई ऑफ रिलीफ थी। अच्छा, हम आसमा हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ईद करते हैं ओके। और फिर तो बड़ा हल्ला गुल्ला और बड़ी बड़ा हल्की हल्ला होती गुल्ला होगी। होता है। हमारे जो चचा हैं और यानी अपनी फैमिली के कोई 70-80 के करीब लोग बनते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कम से कम। तो और कभी साल में इकट्ठे होना हो, लेकिन कोशिश होती है कि ईद ईद पे पे जो होता है है। वो इकट्ठे हों। तो उसमें अब अगली जनरेशन जो है वो भी आना शुरू हो गई है, डेफिनेटली बच्चे, माशाल्लाह। फिर उनके बच्चे। तो बस हमारे दादा दादी जो हैं वो एक ज़माने में थे हयात, तो वो तो नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वालिद चचा वगैरह सब। सो मैं समझता हूँ कि एक तो फैमिली सिस्टम जो हमारा उसकी जो डी जनरेशन हो रही है, ये वो मौके होते हैं कि जिस पे हम दोबारा से उसको रीइग्नाइट कर सकते हैं फैमिली सिस्टम को, कर सकते हैं। जो हमारे सोशल फैब्रिक के लिए भी बहुत ज़रूरी लेकिन हम है। करना चाहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आजकल देखें किसी खातून की शादी जब भी किसी मर्द से हो रही होती है, तय हो रही होती हैं चीज़ें, तो ये जो कहा जाता है ना कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो। इसको बड़ा समझ लें कि एक इस कॉन्सेप्ट को बहुत गलत तरीके से लिया गया है, और ये सोचा जाता है कि नहीं, ना सास होनी चाहिए। रिश्ता देखते हुए भी ये चीज़ें अब देखी जाती है ना कि अगर सास पहले से फौत हो गई है, आई एम रियली सॉरी नाज़रीन, लेकिन ये देखा जाता है, आपके भी बहुत सारे लोग फैमिलीज़ में करते होंगे। सास ससुर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, नंदे अगर हैं, सबकी शादी हो गई है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया जी, देवर वगैरह साथ नहीं रहते तो फिर ये लड़का आइडियल है रिश्ते के लिए। जॉइंट फैमिली, अरे नहीं नहीं भाई क्या हो गया, यहाँ तो रिश्ता नहीं करना, कहाँ फंसा रहे हैं लड़की को, ये नहीं होता। ये हो रहा है जो मैंने इसलिए कहा कि डी जनरेशन हो रही है ना फैमिली सिस्टम की। देखिए, लाइफ बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो रही है जी जी, और हम इंसानों के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय हम मशीनों के ऊपर और जो जदीद आसाइशें हम उन पे इन्हिसार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। और बल्कि मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि जब ईद के मौके पर लोग कहते हैं जी मरी जा रहे हैं, भाई सारा साल आपके पास है मरी जाने के लिए या नथिया गली या वेरेवर यू वांट टू गो, ईद के ऊपर आप, हाँ, या तो आप कहना कि हम सारी फैमिलीज मरी जा रहे हैं, हम सब रिलेटिव, तो फिर तो मेक सेंस। तो यानी ये वो मौका है कि जिसके ऊपर तो आपको रीअप्रोच करना चाहिए अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, क्योंकि साल में आप नहीं कर पाते उस तरह से, सिवाय जो खुशी गमी के जो मौके होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। खुशी गमी के अलावा भी जब अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा इवेंट, एक इतनी बड़ी आपको सहूलत दी है कि इस पे आप इकट्ठे हो सकते हैं, एक दूसरे को इनवाइट कर सकते हैं, करना चाहिए। मरी जाने वाली जो आपने बात की है ना, पूरी दुनिया, मतलब पाकिस्तान ही दुनिया है ना हमारी, तो पूरी दुनिया को जी मरी जाना होता है। ऐसे में मुश्किलात किसके लिए होती हैं? इमाम साहब जैसे, कलीम इमाम साहब जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाया करता था। कैसे सर कंट्रोल करते थे, क्या कहेंगे देखने वालों को। अभी जब मैं और आप बैठे यहाँ पे बात करें ना, बहुत सारे लोग अभी प्लान कर रहे हैं। प्लान करें, अच्छी बात है, घूमें फिरें जाएं, लेकिन उस दौरान जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, जो रोड पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं, किस तरह से आप उसको टैकल करते थे? गुस्सा नहीं आता था ये क्या हो रहा है? देखिए, लेटेस्ट सर्वे तो ये कहता है कि आपने जब भी किसी रिजॉर्ट्स पे जाना है तो वर्किंग डेज में जाएं, छुट्टी लें और जाएं, और वीकेंड्स पे कभी ना जाएं। ये पूरी दुनिया का ये साल है। आप एफिल टावर नहीं जा सकते, आप मैनहट्टन नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान में किसी छुट्टी वाले दिन जाएंगे, सारा शहर उधर जा रहा होगा, जहाँ 100 गाड़ियाँ होंगी वहाँ 2000 गाड़ियाँ होंगी, खुद ब खुद सारा ट्रैफिक ख़राब हो जाता है। हम तो लोगों को बार बार ये कहते हैं, और बड़ी अच्छी बात की अमीर ने, कि आप ये देखें कि ईद का मौका है कि आप अपने घर वालों के साथ रहें और ख़ानदान के साथ रहें, बुजुर्गों के साथ रहें। इट्स अ टाइम टू सी ईच अदर एंड इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी फॉर देम आल्सो टू मीट ईच अदर। पता है क्या मतलब लेंगे, सॉरी टू से, कि जी ये तो चाह रहे हैं कि हम घरों से निकलें ही ना, इनको तो काम ना करना पड़े, चीज़ें मैनेज ना करनी पड़े, भाई क्यों, हम क्यों घर बैठे, ये अपना काम सही से करें। सॉरी, बट लोग ये कहेंगे। तो आप बताएं ना कि कितना मुश्किल होता है वो जगह जहाँ 200 की बजाय 2000 गाड़ी आ जाए, तो वहाँ तो कंट्रोल करना जी बहुत मुश्किल होता है। और हम उसके हवाले से खासी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, खासे उस हवाले से अरेंजमेंट्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं सुनते और वो आते हैं उस हवाले से। दूसरा देखें, हमें ये सोचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि कानून सब ने खुद उसकी अमलदारी करनी है।
पुलिस तो अगर 100 लोग एक माशरे में रह रहे जी। हैं, तसव्वुर ये किया जाएगा कि 95% लोग कानून को मानेंगे और 5% शायद कानून को तोड़ेंगे। उस 5% के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन पुलिस के नाम या कोई और नाम से बना लेते हैं और वो उन 5% के लोगों को रोकती है। मसलन आपने फैसला कर लिया कि लाल बत्ती पे रुकना है और हरी बत्ती पे जाना है, तो सब ने खुद ही रुकना है। ये नहीं कि आपने 4 सिपाही भी वहाँ खड़े करने हैं लाल बत्ती पे कि वो रोकें अब लाल हो गई और अब चले जाएं अब हरी हो गई। ये जो आपने बात की ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है, ना सिर्फ ईद के मौक़ों पे, तमाम छुट्टियों पे, अब तो वीकेंड्स पे भी इतना आपने देखा है। वहाँ कागान नारान में क्या हुआ, लोग 13-14 घंटे जो है वहाँ ट्रैफिक में स्टकअप हो गए, ट्रैफिक जैम हो गया। तो इस तरह लोग जाते हैं। अगर जाना भी है तो आप स्कैटर्ड हो जाएं, आप किसी और स्पॉट्स पे चले जाएं, लेकिन बेस्ट वे टू सेलिब्रेट ईद, हम देखें जो अमीर ने बात की ना, एवोल्यूशन हुई है एक बहुत बड़ी। आप मुझसे पूछें मैं ईद कैसे मनाता हूँ, मैं कहूँगा बचपन में ऐसे मनाता था, मैं तो ईदी के लिए ईद मनाता था। मैं इंतज़ार करता था मुझे कोई ईदी दे। और हमारी एक फुप्पो थी जो कि 75 साल की थी, सबको ईदी दिया करती थी, उनको देने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता है कि बड़े छोटों को देंगे। तो फिर वो मुझे आके कहती थी तुम पुलिस में, तुम मुझे ईदी दो, तो मैं उनको कहता था ये आपकी ईदी है। तो ये तो उनके साथ वक्त गुजारने का होता है। फिर बड़ी अच्छी बात की कदर साहब ने, देखिए जो लोग बाहर बैठे हैं ना, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती ईद के दिन, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आप उनसे एक नया सिलसिला कर सकते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो गेट टुगेदर ऑन ईद, और सारों को ले आए। हम जिस तरह फैमिली सारे आ जाते हैं और बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा है कि आप करें, उनको याद करें, क्योंकि दे हैव टू स्पेसिफिकली टेक आउट टाइम एंड सेलिब्रेट ईद। और ये वो ओकेजन है, आप नए कपड़े पहन रहे होते हैं, नई डिशेस बना रहे होते हैं, यू नीड टू सेलिब्रेट इट। आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे कि आप खुश हैं, आप सबके साथ अच्छी तरह पेश आएँ। बल्कि मैं तो इस इंतहा तक जाता हूँ कि जब आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आप जाके ब्लड डोनेट करें। जब आपकी कब्रिस्तान पे ज़रूर हैं, वो लोग जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनको याद करें। कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी साथ साथ करें, एंड विच हैज़ अ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हाउ यू आर पेइंग बैक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पुलिस और सर्विसेज की नौकरी मुश्किल है। ये लोग वो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के दूसरों की हिफाजत कर रहे होते हैं। नहीं तो ये जो इतनी मुश्किल ड्यूटी आप करते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं घर पे भी, घरेलू ज़िंदगी में भी आता है। ईद के दिन भी जो एक खुशगवार मूड होना चाहिए, कोई एक कॉल आ जाए अगर फलां जगह पे ये इंसिडेंट हो गया, तो मूड ख़राब हो जाता था। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ पहले तो ये जब हम शुरू की नौकरी में थे तो हमें तो भाग खुद जाना पड़ता था। फिर एक वक्त आया कि हमें कहते थे कि कोई और जाएगा, और बहुत संगीन वाक़या होता तो हमें जाना भी पड़ता था। लेकिन ये कि रात को आप सो रहे हैं और जैसे ही कोई बेल बजती है तो सबसे पहले आपको खौफ ही आता है कि ये कॉल क्यों आई है, और अमूमन कोई अच्छी खबर नहीं होती, और आप बच्चों के साथ सो रहे होते हैं और एकदम से यू आर ट्रिगर्ड एंड यू गो इनटू एन एंजाइटी एंड स्ट्रेस कि समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू समवन एंड यू आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। फिर दिल दुखता है, फिर आप जाते हैं, आप मदद करते हैं, ट्रेस होता है केस, नहीं ट्रेस होता, बट समथिंग हैज़ हैपेंड। बट कमिंग बैक टू दिस के देखें, जिस तरह ये आप देखते हैं ईद के मौके पे बहुत पार्क्स भर जाते हैं हमारे, और रिजॉर्ट्स पे लोग चले जाते हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि वो इसको भी इवॉल्व करें कि हाउ बेस्ट दे कैन सेलिब्रेट। इकट्ठा ख़ानदान को एक जगह हो जाना, जब आप एक दफ़ा ख़ानदान को इकट्ठा करते हैं ना, आप उनसे तो मिलते ही हैं, वो आपस में भी मिलते हैं जो कि सालों साल नहीं मिले हुए होते, तो वो बहुत अहम दिन होता है उस हवाले से। अच्छा सही है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी और मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी दोबारा जब मैं आपकी तरफ आ रही होंगी। अब घर पे लाना चाह रही हूं मुझे बार-बार। चलती है कि नहीं, बल्कि आप मुझे जवाब दे ही दें इसका। जी चलती है घर में भी अफसरी? जी बिल्कुल, नहीं घर में घर के आईजी की चलती है? नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सबसे पहले तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि चांद रात है। पुप्पो तो कहती थी आप पुलिस में हैं, तो मुझे पुप्पो तक मानती थी, ईदी के हवाले से कहती थी, ईदी के हवाले। घर में तो आईजी आपको पता है कौन होता है जी ना, वो कह भी देती है मैं आईजी, अगर आप उनको बुलाएं ना कि सुने ना, वो कहती हैं आईजी, तो वो भी एक है उस हवाले से एक छोटा सा स्किट। लेकिन ये कि घर में बिल्कुल चांद रात एक बड़ा चैलेंज होता है कि आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, आप सुबह 3-4 बजे वापस आते हैं और फिर आपको सुबह नमाज़ पढ़नी होती है। तो कुछ लोगों से मिलके बाज़ दफ़ा अक्सर पीपल वांट टू रिलैक्स एंड देन टू स्टार्ट ईद अगेन इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। तो घर में हमारा तो सिलसिला ये होता है कि हम कब्रिस्तान जाते हैं, और मेरे बहन भाई मुझे पहले फ़ोन कर लेते हैं, हालांकि मैं छोटा हूँ घर में, तो मुझे हमेशा शर्मिंदगी होती है। तो हमने एक लिस्ट बनाई हुई होती है कि किस किस को हम रात ही को मुबारकबाद देंगे और किस किस को सुबह देंगे, किन किन घरों में जाना है। हमारे यहाँ ये भी एक रिवायत है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं या सीनियर हमारे कोलीग्स हैं, उनके घर भी जाते हैं और उनको भी जाके हम 5-10 मिनट बैठ के वी पे आवर रिस्पेक्ट्स एंड एक्नॉलेज देम के दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी आर रिमेंबरिंग देम ऑन दिस इम्पॉर्टेंट ओकेजन।
ठीक है, यानी मज़े का दिन गुजर जाता है। और ख़ास तौर पर आप जब शुरू करते हैं तो जब जैसे कि आपने कहा कि शहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनका ख्याल कर रहे होते हैं, उनमें ईदी देना, तहाइफ देना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। और फिर उसके बाद फ़र्दन तमाम लोगों को जो हाजिर सर्विस हैं उनसे भी जाके मिलना, ताकि उनका मोराल भी बुलंद रहे, हौसले उनके भी बुलंद रहें कि चलें जी हमारी जो एफ़र्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पर माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा कि ईद मनाने का मकसद क्या है, इस पर आप बहुत ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं, इस चीज़ को समझ रहे होते हैं। आपको लगता है कि चीज़ दूसरों को समझाना उस तरह से आसान रह गया है? सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें समझाना अब बहुत मुश्किल नहीं हो गया लोगों को? हर एक की एक अपनी राय है और चाहा ये जाता है, समझा ये जाता है कि जो मेरी राय है अगले पर फ़र्ज़ है कि वो उसका एहतराम करे, वो चाहे या ना चाहे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हमारी सोसाइटी में जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, और जितने ज़्यादा हम डिवाइडेड होते जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और हम ये समझते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास ज़्यादा सेंस होगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, रिसर्च मेथडोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लिया या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई तो इट विल मेक यू कन्फ्यूज़। तो हमारे यहाँ मीडिया के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और क्योंकि वो चीज़ें उनके अंदर एक सेंस डेवलप नहीं कर रही, चीज़ें एक ऑर्डर में नहीं है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक चीज़ के बारे में मालूम है, कुछ दूसरी चीज़ के बारे में मालूम है, कुछ तीसरी चीज़ के बारे में मालूम है, तो इट्स मीन कि आप स्विच करते रहते हो, कभी एक चीज़ को फेवर करते हो, कभी। मेरा ख्याल है कि हमें इन्फॉर्मेशन को, अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर अरेंज फॉर्म में हो, ठीक है, चीज़ें ऑर्डर में हो। जैसे आपके पास कबर्ड है, कबर्ड में आपके पास कपड़े हैं, अगर आपके कबर्ड में कपड़े जो पड़े हुए हैं वो सारे बिखरे हुए हैं तो आपको कबर्ड में कोई स्पेस नज़र नहीं आएगी, आपको चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। और अगर चीज़ें अरेंज्ड हैं तो आपके पास स्पेस भी होगी। आप मुझे पता है आपकी बातों से क्या लगता है कि आप जब अपनी कबर्ड भी खोलते होंगे ना, सॉरी जब ये कबर्ड भी खोलते होंगे ईद के दिन भी इवन, तो आप ये सोचते होंगे मेरे कपड़े अरेंज्ड हैं प्रॉपर्ली कि नहीं। वैसे मेरी लाइफ ऐसा भी करते होंगे जो हम करते हैं, नहीं आज मुझे क्या पहनना है, आज मुझे कैसा दिखना है, आज मैं आसमा के शो में जा रहा हूँ तो मुझे किस चीज में मैं ज्यादा खूबसूरत लगूंगा, मुझे क्या पहन, ये भी ऐसे भी तो सोचते हैं। आप हैरान होंगे कि मैं जैसे ईद सेलिब्रेट करता हूँ, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे करते हो। हम ये करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी यूं किया था कि हम, क्योंकि रमजान में आप सहरी के वक्त तो उठ रहे होते हो, तो जिस दिन ईद का चांद नज़र आ जाता है तो आपने सहरी में नहीं उठना होता, लेकिन हम उस दिन भी सहरी में उठते हैं। उस दिन सहरी में उठ के हम नाश्ता करते हैं और उस वक्त सारी फैमिली इकट्ठी होती है, 4-5 हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, तो हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम नीलम, ये हमारे कल्प्रिट हैं, ये जो टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, हम निकलते हैं सहरी के बाद, लेकिन ये टाइम से निकल जाते हैं। अच्छा, बिलीव मी, जितने रोड सहरी के बाद ईद वाली रात को क्लियर होते हैं आपको कहीं नहीं मिलते। गुड आइडिया, देखिए कितना अच्छा। हम सहरी के बाद निकले थे लास्ट टाइम और हमने ईद की नमाज पढ़ी थी मुजफ्फराबाद। असद साहब को तब अच्छे थॉट्स आते हैं जब ये कहा जाए कि गोल्फ खेल रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, लेकिन ईद के दिनों में मूड खराब हो जाता है फिर जब नहीं मिलती है गोल्फ खेलने को। इट्स नॉट लाइक दैट, डेफिनेटली ये 2 दिन की बात जैसे होती है तो डेफिनेटली यू आर विद योर फैमिली, यू आर विद योर किड्स, या फिर आप दोस्तों की तरफ चले जाते हैं उनके साथ इवनिंग में, जैसे कलीम साहब ने बात की। यस, बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पिंडी के अंदर। आई हैव बीन सर्विंग इन GHQ फॉर गुड अबाउट 8-9 ईयर्स। तो जनरल ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उनके साथ मिलना, मेरे गोल्फ के जो कोलीग्स हैं उनके साथ मिलना। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, एक तो रमज़ान का महीना ना बड़ा बरकतों वाला और इबादत वाला और मुक़द्दस है। मैंने इसके साथ एक और चीज़ को भी देखा। नॉर्मली लोग कहते हैं जी कि रोज़ा रख के फिर अगर आप 4-5-6 किलोमीटर की आप स्कॉचिंग हीट के अंदर, यानी कल टेम्परेचर पिंडी के अंदर इट वाज 42 डिग्री, और 42 डिग्री के अंदर अगर आप गोल्फ खेलते हैं बिफोर अफ्तार, कहना बड़ा आसान लगता है, बट व्हेन समबडी इज़ प्लेइंग तो देन ही रियलाइजेस कि हाँ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं अम्ब्रेला सर पे होता है और वो जो इतनी तेज धूप होती है अम्ब्रेला से निकल के ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर आ गोल्फ में तो आना है ना, बिकॉज अच्छा वो मैं जो असली बात आप बताने लगा हूँ, मैं पिछले ऑलमोस्ट 18 सालों से मैं रमज़ान के अंदर मैं अफ्तार से पहले मैं गोल्फ ख़त्म करता हूँ और बिल्कुल जब अजाने होने से 2 मिनट पहले मैं घर पहुँचता हूँ, रोज़ा के सारा इंतज़ाम होता है। मैं उस वक्त जितना इफ्तार को और पानी को और शरबत को मैं इंजॉय करता हूँ, मेरा ख्याल है शायद ज़िंदगी में शायद ही प्रॉबेबली शायद को करता होगा, यकीन माने। और ये मैं आई कोट इवन टू माय फ्रेंड्स, टू माय रिलेटिव्स कि दिस इज़ हाउ इट इज़। और
देन फाइन, हम बात तो करते हैं ना जी कि अच्छा फिटनेस, एक और भी इसी के साथ एक लिंक करूँ मैं, बहुत लोग कहते हैं जी कि अच्छा आप यू आर प्लस 50-55, अब आपको मल्टीवाइटामिन्स लेनी चाहिए, आपको ये सारा कुछ करना चाहिए। मैं हकीकत में आपसे बताऊं, अगर इंसान 50-55 से ऊपर जाता है और उसने अपने आप को फिजिकली ठीक रखना है, देयर इज़ नो नीड टेकिंग एनी मेडिसिन, इट इज़ ओनली दी वॉक। आप 4-5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक कर लें। शुरू होने से पहले जी, कलीम इमाम साहब को कह रहे थे कि आप भी गॉल्फ शुरू करें, बहुत जी। माजरत के साथ जी, ऐसा जी। समझा जाता है और जी, ऐसा जी। है भी, जी, अगर आप जी। मेरी बात से एग्री जी, करें। जी, बताइए। कलीम साहब अगर आप भी, ये अमीरों का खेल नहीं, समझा मैं जाता है, यहाँ मैं ये बड़ा रिटायर्ड अच्छा अफसरान किया। का खेल समझा जाता है। अच्छा, अब फौजियों का मेरे समझा बच्चे अगर जाता है। चाहें तो मैं तो उनको नहीं शायद इसमें ला सकती। अशराफिया का खेल है। जी, अशराफिया अच्छा, का मैं खेल। आप ये कहना चाहता हूँ, आप किसी दिन ना, ये मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं, आई इनवाइट देम इंक्लूडिंग यू, आप रावलपिंडी गोल्फ क्लब भी आएँ, कभी इत्तेफाक हो, आई टेक यू टू द गैरजन गोल्फ क्लब लाहौर की मैं बात करता हूँ। सी द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग गोल्फ, दे आर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सोसाइटी के तमाम सेगमेंट के वो हिस्से हैं। आई नो सो मैनी पीपल हु आर प्लेइंग गोल्फ, जो कि बड़ी मुश्किल से एक लिहाज से गुजारा करते हैं। एक ये जो मिसकंसेप्शन एक्चुअली है ना पाकिस्तान में, ये किसी चीज़ का आप परसेप्शन ले लेते हैं, नहीं नहीं अच्छा ये इस तरीके से है, ये तो सिर्फ अमीरों की गेम है, ये तो रिटायर्ड फौजियों की क्योंकि आम गेम है। लोग तो ये सोचते हैं ना कि शायद जी। वो क्लब के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। ऐसा उस नहीं तरह है ना, यही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। एनी टाइम यू आर वेलकम विद योर फैमिली, आप आइए, एंड आई विल टेक योर किड्स इवन विद मी टू द गोल्फ कोर्स एंड यू विल सी से। बस मैं और अमीर आ रहे हैं किसी दिन, ठीक है ना? बगैर आपको बताए। अमीर साहब हैज विजिटेड कलीम साहब हम चलेंगे सबको क्योंकि आपको दावत तो दी इन्होंने, ये रिकॉर्ड कर ले हाँ, इस क्लिप को, बिल्कुल, इन्होंने दावत दी है सबको। बिल्कुल लेकिन ऐसा अब ही आप है भी ये। सुन रहे हैं, हम जाएंगे, हम किसी को नहीं और बताएंगे कि दूसरा आईजी साहब हमारे साथ हैं, आसमा हम में- दोनों एंकर्स हैं, हम तो जी आम लोग हैं, हम अंदर आना चाह रहे एक हैं। और चीज़ मैं आपसे बताऊं, नॉर्मली ना इस गेम के बारे में कहा जाता है कि नहीं ये तो बड़े बूढ़ों का गेम है, ठीक है। मैंने कहा ना रिटायर्ड अफसरान नो का। नो नो, यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। आप इंटरनेशनल गोल्फ को देखें, जिस तरीके से वहाँ आप यंगस्टर्स को Youngsters. compete करते हुए देखते हैं, जो उन्होंने उसके अंदर मास्टरी की है, मैं फील करता हूँ कि जैसे हम दुनिया के बहुत सारे शोबों में हम पीछे हैं दुनिया से, हम इस गेम के शोबे के अंदर स्पेशली गोल्फ में भी हम बहुत पीछे हैं। आपके यहाँ कलीमुल्लाह साहब हो रही होती हैं ऐसी गैदरिंग, इस तरह से लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं? मैं इस्लामाबाद में अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मेरे जितने सिबलिंग्स हैं, बहन भाई, वो सारे अपने अपने घरों में रहते हैं। ईद वो इवेंट होता है कि सब इस्लामाबाद में ही अपने घरों में रहते हैं? कुछ बाहर हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये जो इस्लामाबाद के बारे में बोला जाता है कि बड़ा बोरिंग सिटी है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे साथ होते हैं तो ईद से पहले तकरीबन बहन भाई सारे हमारे घर आ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अच्छा, यहाँ भी मेरे अच्छा, साथ जबरदस्त, रहते हैं। और फिर हमारा प्रोग्राम यही होता है कि हम कहीं बाहर आउटिंग पे, लेकिन हम निकलते ऐसे हैं कि हम सहरी के वक्त निकलते हैं जब रोड क्लियर हो बिल्कुल। और नहीं आपका चालान नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ अमीर का बोला है कि प्रोग्राम के बाद चालान करेंगे, तो आप किसी भी वक्त निकलते हैं तो नो इश्यूज। तो बस इसी तरीके से हम एन जाते हैं। आइडिया वीडियो ऑनलाइन गेट टुगेदर, ईद मिलन पार्टी, वीडियो ऑनलाइन गेट टुगेदर, जो बाहर के मुझे लोग हैं लग रहा है वो भी शामिल हो सकते नहीं, हैं। कलीम इमाम साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अमीर ही इज द वन जो बहुत खुश हुए होंगे कोविड के आने से, ऐसा था कलीम साहब? मैं आपको बताऊं कि कोविड के आने से जो हमें एक चैलेंज आया ना मोटरवे पे, कि चैलेंज था? चैलेंज आया, चैलेंज ये आया कि एक्सीडेंट्स बढ़ गए। क्यों? एक्सीडेंट्स इसलिए बढ़ गए कि जब सड़कें खाली मिली लोगों को, उन्होंने ओवर स्पीडिंग शुरू कर दी। अच्छा, हमें जो SOP आई हुई थी, हमें अपने लोगों को भी बचाना था। हमें देखें 700-800 लोगों को कोविड हुआ मोटरवे पुलिस में जब मैं था, और कोई 8-10 लोगों की डेथ्स हुई, तो उनको भी बचाना था, लोगों को भी बचाना। लेकिन लोगों, मसलन मुझे लोग फ़ख्र से फ़ोन करके कहते थे जी हम तो लाहौर से कराची 2 घंटे में पहुंच गए। मैंने कहा जी शुक्र करें आप पहुंच गए, आप कर क्या रहे हैं, ये इस्लामाबाद से आप लाहौर जा रहे हैं 2 घंटे, दिस इज़ बैड, यू शुड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। देखिए आपने खुद अपनी इस्लाह करनी है, खुद बहुत सी चीज़ों पे आपने पाबंद करना है, उससे आपको भी खुशी मिलेगी, दूसरे भी जो हैं खुश रहेंगे। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, आजकल सबसे बड़ा होता है कि मैं गाड़ी जैसे मर्जी चलाऊं, दूसरों की गलतियों से बचूं। तो कोविड हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ और बड़े एक्सीडेंट्स हुए एंड ग्राफ भी ऊपर गया। सब्सिक्वेंटली फिर नई मेथडोलॉजी हमने अपनाई कि हम कैसे इनको स्लो डाउन करें, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, मुश्किल हो जाता है। है। अच्छा अमीर, थोड़ा सा फिर से प्रोग्राम को उसी जानिब ले जाते हैं, थोड़ा क्राइम से निकल के, कानून तोड़ने से निकल के, ये जो हम बात कर रहे थे गोल्फ के हवाले से, उसमें हमारे यंगस्टर्स की बात हुई है कि वो गोल्फ नहीं खेल रहे। हमारे यंगस्टर्स, आपको नहीं लगता कि सारे का सारा जो टाइम है वो ज्यादातर अपने गैजेट्स में वो कर रहे हैं? अच्छा, असद साहब ने कहा कि ये आपके यूज पे डिपेंड करता है, दैट इज ट्रू कि बिल्कुल अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव उसमें मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पॉजिटिव भी है तो बहुत ज्यादा टाइम जो हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए वो हम इन गैजेट्स को दे रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि अब तो इसका इतना नेगेटिव यूज हो गया है
कि मैं तो इसको पॉजिटिव समझता ही नहीं, अच्छा, यानी इसकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है। इवन न्यूज को लेके फेक न्यूज एंड ऑल एग्जैक्टली दैट। आप अगर देखें ना, जिसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेटली, इसका नेगेटिव यूज इतना हो गया है कि अब इसकी पॉजिटिविटी मैं समझता हूँ कि वो खत्म हो गई है। मैं जब कॉलेज के ज़माने में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, तकरीबन आज से 25 साल लैपटॉप्स पहले। नहीं हुआ करते थे, नहीं इतनी बाल ज़रूर सफ़ेद हो गए, लेकिन इतनी पुरानी बात भी नहीं। तो हम जब अपने हॉस्टल से निकलते थे तो लाहौर एफसी कॉलेज में सबसे पहले वीकेंड पे घर जाने से पहले सामान उठाया हुआ है, बैग पैक रखा हुआ है, तो मैं मॉल रोड लाहौर पे फिरोज सन्स, एक बहुत मारूफ और जी बड़ी जी पुरानी बिल्कुल, बहुत फेमस। तारीखी दुकान है जहाँ से किताबों के हवाले से, तो सबसे पहले मैं वहाँ जाता था, वहाँ से कोई किताब खरीदी, क्योंकि 5 घंटे का बस से सफ़र होता था घर जाने का कैसे गुजरेगा? और 5 घंटे वापसी का। तो अब तो आपको पता है, अब तो 20 घंटे भी गुजर जाते हैं कोई मसला नहीं। मोबाइल में। नहीं, लेकिन देखिए तो वो बहुत होता था सारे कि लोग जो एक- सुन रहे हैं वो भी ये कहेंगे अमीर, ई बुक्स भी तो हैं। एक चीज अच्छा, मैं वैसे ई बुक्स का जी, आपको जी, बताऊं, please। मेरे घर में आज भी, मैं जी। आपको बताऊं, मेरे घर में आज भी बुक का रोजाना सुबह 4 अखबार आते हैं, ई न्यूज़पेपर भी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ता ई न्यूज़पेपर। आप मुझे अगर कोई ई बुक फॉरवर्ड करेंगे, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं ई बुक्स डाउनलोड करता हूँ, मैं उन बुक्स को जब तक पब्लिश करवा के वो बाइंडिंग फॉर्म में और उस किताब को हाथ में पकड़ के नहीं पढ़ता, मुझसे किताब नहीं पढ़ी जाती। किताब का वाकई कोई नेवल बदल नहीं है, कोई- एब्सोल्युटली वो राइट। ये ई वी सब कलीमुल्लाह साहब भी कुछ ऐड करना ई चाहें? बुक्स या जो भी आपके पास डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ई फॉर्म में होता है, वो रीडेबल नहीं होता। हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपने पीडीएफ में बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया है Download तो आप कर उसको लिया। रीड करेंगे तो इट्स नॉट अ रीडेबल। उसका तरीका ये होता है कि आप ग्रेजुएशन में जब मैं कर रहा था तो मेरे पास प्रिंटर रखा होता था, तो मेरे पास बड़े ढेर प्रिंट होते थे कि जो चीज़ मुझे रीड करनी है उसका प्रिंट लिया, फिर जब आप रीड करते हैं तो आप पेज के ऊपर नोट्स ले रहे होते हैं साइड्स पे। Yes, जब आप highlight ई कर फॉर्म लेते में हैं। हाईलाइट्स कर लेते हैं, आप नोट्स ले लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं चीज़ों को। जब आप ई फॉर्म में रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप ये एक्टिविटी उस तरीके से नहीं फ्रीक्वेंटली या इजीली कर सकते। तो मेरे ख्याल ई फॉर्म में तो रीडेबल नहीं होती ई फॉर्म। अच्छा, मतलब रीडिंग की ई बात हो फॉर्म- रही है ना, मैं अगर आप- सर आपकी तरफ ही आना चाही थी कलीम इमाम साहब। हमारे जेलों के अंदर आप आईजी इस्लामाबाद, आईजी सिंध, आईजी पंजाब, बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारी रिफॉर्म्स का हिस्सा रहने का मौका मिला होगा, करने का मिला नहीं मिला, लेकिन हिस्सा रहने का, तजावीज़ देने का, बहुत सारे स्टेप्स लेने का आपको मौका मिला। अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज सुन रही हैं जिनके प्यारे इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं किसी न किसी अपनी ऐसी चीज़ की वजह से, क्राइम की वजह से किसी न किसी जेल के अंदर मौजूद हैं। वहाँ क्यों ये नहीं किया जाता कि उनकी तालीम के लिए, बहुत बार हम अखबारात में पढ़ भी रहे होते हैं, अमीर आती है ना ऐसी न्यूज़ भी कि एक कैदी ने जेल के अंदर रहते हुए ये सनद हासिल Graduation कर की ली, है, बिल्कुल। ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया। हमारी जेलों में ये सहूलियत मौजूद है, तमाम सूबों में है। असमा पाकिस्तान में ना 116 जेल हैं, प्रिजन्स जी। हैं पूरे पाकिस्तान में, जी। 116 प्रिजन्स। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि उसमें 55,000 के करीब लगभग उसकी गुंजाइश है प्रिजनर्स को रखने की, लेकिन उसमें तकरीबन 88,000 इस वक्त प्रिजनर्स रह रहे भरे हैं। हुए हैं। मसलन इस कमरे में अगर 20-30 लोग आ सकते हैं, आप 150-100 भर दें तो उसका माहौल ही चेंज हो जाता है। एक तो ये दे आर ओवर स्टफ जिसे आप कहना कि कैपेसिटी ओवर कैपेसिटेटेड है वो, एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, आपको सुन के ये अफसोस होगा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जिनका ये फैसला ही नहीं हुआ कि आया ये लोग जो थे क्रिमिनल्स हैं या नहीं हैं। अभी तो सिर्फ एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, इनका केस चल रहा है। दैट इज़ अनदर सैड एस्पेक्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, जेल्स में खासे रिफॉर्म्स आए हैं। मसलन ईद के मौक़ों पे जो मुलाकात की टाइमिंग्स हैं उनमें खासा वो चेंजेस लाते हैं और उनको गुंजाइश देते हैं। लाइब्रेरीज़ भी बहुत सी आप जगह अपने बनी। अखबार में इस बात पे गौर किया करते थे कि ईद आने वाली है तो मैं अपने इन कैदियों के लिए क्या कर सकता हूँ? सोचते थे, करते थे, कुछ चीज़ें, कुछ तजावीज़ देते थे? हमारे ऊपर यहाँ तक? जो एक और हमारे लिए सोल पॉइंट होता था, हमारे कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होते थे जिन्होंने जिसे कहें कि वाइल फाइटिंग अगेंस्ट क्रिमिनल्स उनसे कोई गलती हुई और बेचारे जेल चले जाते थे, उनको सज़ाएं हो जाती जी, थी। जी। तो ये भी ईद का एक हिस्सा बनता है कि हम उनको जाके विज़िट करते हैं। वो जो अनइंटेंशनल उनसे गलती हुई है, क्योंकि उनके फैमिली का उसमें कोई कसूर नहीं है, समथिंग हैज़ हैपेंड इन लाइन ऑफ ड्यूटी इन गुड फेथ, ओमिशन थी या हो कमीशन जाते थी, हैं, ज़ाहिर हो है, जाती इंसान खता है, का तो उनके पुतला। साथ जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ में फर्म बिलीव करता हूँ जो आपने बात की कि बेल होनी चाहिए और बेलेबल ऑफेंसेस की खास तौर पे, और हमें ओवर स्टफ नहीं करना चाहिए। और जब तक वो वहाँ हैं, देखें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनकी तो आप कोई करेक्शन मैयज़ भी नहीं लेते ना। जो कॉन्विक्ट्स हैं
उनके ऊपर पूरा आप रिहैब का एक प्रोग्राम चला रहे होते हैं। अंडर ट्रायल पे तो ये कि अभी फैसला ही होना है कि अभी होना क्या है। तो लेकिन लाइब्रेरीज़ बन गई हैं बहुत सी जगह उनको प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ईद के हवाले से, फिल्में भी दिखाई जाती हैं, फैमिलियों से मिलने भी दिया जाता है। का कुछ ना कुछ होता है। फॉरेनर्स का एक बहुत बड़ा इशू होता है। फॉरेनर्स जो होते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि वो जाएं, जो भी है खातून जो फिल्में उनके लिए बच्चों के साथ बच्चों जो हैं जुवेनाइल प्रिजन, तो दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ सोसाइटी। और पुलिस में रह के जो जिससे जिन चीज़ों से दुख होता था देख के, वो यही होता था किसी ने गलती से कर दिया, नादानी से कुछ हो गया, समझ में नहीं उसका है। और जो आप जैसे अफसरान होते हैं ना, ख़ास तौर पे कलीम साहब, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ पर्सनली भी, मुझे लगता है कि ईद पे भी आप ना ज़्यादा उसी मनाते तो हैं, ऑब्वियसली आज भी मना रहे हैं, लेकिन आपके जहन में वो चीज़ें जब आती हैं तो उस पर बहुत आप सैड हो जाते हैं ना कि ये क्यों है, और काश मैं अपने अदवार में बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाह रहे होते हैं, बहुत सारी मजबूरियों की वजह से नहीं भी कर पा रहे होते हैं। एक बड़ा मुश्किल सा काम है। हम लोग जो हैं ऐसे ही ना, जैसे कि हमें शौक है हम बॉक्सिंग रिंग में चले जाएं। हम बॉक्सिंग रिंग की मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि आप जाएंगे तो आपको उसको अंजाम नज़र आएगा। लेकिन आप बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स या बहुत से ऐसे महकमे में चले जाएंगे, आपकी डायरेक्ट उसके ऊपर कोई इफेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, तो आप यू जस्ट कंटिन्यू। प्राइमरीली यू शुड ओनली गो टू द फील्ड विच एक्चुअली सूट्स यू एंड विच जहाँ आपका एप्टीट्यूड है। हम पुलिस में CSS करके आ जाते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो खून देख सकते हैं, डेड बॉडीज़ देख सकते हैं। मैंने ऐसे कई वाक़यात देखे कि गोली लगी और मैं पहुंच गया मौके पे इन माई अर्ली ईयर्स ऑफ कैरियर, और मेरे होते हुए उस शख्स का इंतकाल हो गया। तो थोड़ी देर के लिए हम इससे हमें होते हैं कि क्या हुआ इसके साथ, तो जो द सोल लीव्स द बॉडी, और अचानक आप पहुँच चलते हैं ही इज़ गॉन। वो आपको किससे कोई बता रहा होता था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर हम ऐसी जगह जाते थे जहाँ लोग खुदकशी करते हैं, अपने बच्चों को बाज़ दफ़ा मार दिया करते थे, और या तो इट रिक्वायर्स मतलब ये जो आपकी फुप्पो को लगता था ना कि अगर ये पुलिस में है तो ये ईदी बहुत अच्छी दे सकते हैं, ये जैसे घर में बैठे हुए बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं जी कि कलीम इमाम साहब तो इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं पुलिस में, तो उन्होंने बहुत मज़ा किया होगा। ये सारी चीज़ें असल में ये लोग फेस कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों को खुद पे फेस करते हुए, खुद झेलते हुए ये हम लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को सल्यूट किया जाना चाहिए। कलीम साहब, मैं चाहूँगी कि इस ईद शो के बाद हम कोई और बैठक भी आपके साथ रख रहे हों ताकि इसमें बहुत डिटेल से हम बात कर सकें। अभी चूँकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो मुझे मैसेजेस आपसे लेने हैं बहुत मुख्तसर से। कलीमुल्लाह साहब, पहले प्लीज़ आप ईद का मैसेज देखने वालों के लिए। गॉल्फ पे मैं थोड़ी बात करूंगा। सर बात कर रहे थे, मैंने बुरबन गॉल्फ क्लब में 2-3 बार गया हूँ, मैंने गॉल्फ खेली है। और गॉल्फ सिर्फ ऐसा गेम नहीं है जो फिजिकल एक्टिविटी है, इसमें ब्रेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और गॉल्फ बहुत अच्छा गेम है। और आप कोई भी जाके, मुझे तो जब मैं बुरबन गॉल्फ क्लब में गया मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं कई दफ़ा गया, फैमिली के साथ जाता हूँ, फैमिली वहाँ रिफ्रेशमेंट कर लेती है, मैं थोड़ी गॉल्फ खेल लेता हूँ, और आप भी जा सकें जब चाहें आप जाके गॉल्फ खेल सकते हैं। मैसेज नाज़रीन, अभी बस मैं और आप प्लान करते हैं जी, हम ना हमारे नाज़रीन भी बहुत सारे जो हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं वो प्लान कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। बड़ा अच्छा मैसेज जैसे आपने दिया। कलीम साहब, आप ईद का तो मेरा मैसेज ये है कि ये खुशी का दिन है, इसको आप खुश रहें, और जो आसपास अपने लोग हैं उनको खुशी उनके साथ शेयर करें, एंड टेक दोस मैयर्स जिनकी वजह से वो दिन जो है उनको बड़ा अहम लगे। ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो बेचारे बीमार हैं, हस्पताल का विज़िट कर सकते हैं, और आप कब्रिस्तान ज़रूर जाएं, उन लोगों को याद करें जो दुनिया में नहीं है, जो आपके घर मुलाजिम हैं। मसलन एक मैं ज़रूर काम करता हूँ कि ईद के दिन जो मेरे नमाज के बाद हम सारे मुलाजिम इकट्ठे होते हैं और एक दफ़ा इकट्ठे होकर हम खाते हैं, और चाहे कोई भी है, चाहे उसमें सैनिटरी स्टाफ का कोई आदमी है, कोई, हम सब बैठ जाएं, हम कहते हैं एक दफ़ा तो हम सब खाएं ना, और फिर देन वी डिपार्ट। हम जाहिर बात है थोड़ी बहुत ईदी भी देते, लेकिन ये कि दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर डे। इन्होंने, कलीम साहब ने अभी तक मुझे ईदी नहीं दी है, लेकिन वो कह रहे थे कि प्रोग्राम के मतलब जाते जाते मुझे ईदी दे के जाएंगे, तो मैं जल्दी से इसको क्लोज करती हूँ ताकि मुझे ईदी मिल जाए। ऐसा सब मैसेज ईद का मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि यस, ये एक इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से, ये ईद का सेकंड डे है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है देयर इज़ समथिंग विच वी हैव टू रियलाइज़ कि जी इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। वी नीड टू बी मोर पेट्रियाटिक, वी नीड टू बी मोर पाकिस्तानी, एंड वी नीड टू लव आवर कंट्री मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। मैं आपसे बताऊं, ये मुल्क है तो ये हम सब हैं बेशक, और हमें ये नहीं देखना कि नहीं वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, जब वो ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा। आई हैव टू सी, मुझे ठीक होना चाहिए। दोज हु आर वर्किंग अंडर मी, दोज हु आर बिसाइड मी, दोज हु आर माई कोलीग्स, हाँ मैं मे भी उनका जिम्मेदार हूँ कि उनको ठीक काम करना चाहिए, बट सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना है, अपने मुल्क के लिए। अपना मुहासबा मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है।
ये थोड़ी सी ज़िंदगी है और टाइम इज़ मनी, इसको एक क्वालिटी टाइम गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किसी को मेंटर बनाएं अपनी ज़िंदगी में और किसी का मेंटोर बने। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से कि इवन एट दिस एज आई फील कि मैं भी ज़िंदगी में अकेले चलता चला आया, बट आई फील कि नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत शानदार एक मेंटर होता तो माइट बी लाइफ वुड हैव बीन मोर मीनिंगफुल फॉर मी। हकीकत में आपको ये बताऊं, दैट इज़ द एस्पेक्ट विच वी लैक इन आवर लाइफ्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को मेंटर ज़रूर बनाइए और किसी का मेंटर बनिए भी। वाई? बिकॉज उसको आपने आगे लेके चलना है। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी रग रग के अंदर होनी चाहिए। दैट इज़ समथिंग और वेरी है भी इंपॉर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत पाकिस्तान के अवाम जो हैं मुहिब्बे वतन हम लोग हैं और इस बात को माना भी जाता है। पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, बाहर भी ऐसी बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं। अमीर अब्बास, आपका मैसेज आज के लिए? एक तो तीनों मैसेजेस को मैं रीइंफोर्स भी करूंगा जी। और मेरा मैसेज ये है कि चूँकि इस माह जो गुजरा है रमज़ान, इसमें पाकिस्तानी और दुनिया भर में मुसलमान बहुत डोनेशन करते हैं, सदक़ात, खैरात, अतियात करते हैं और पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा हमारा कल्चर है। अच्छा, हम लोग जब बहुत पैसा लोगों में दे रहे होते हैं, अमूमन आप देखते हैं कि हम सड़क पे, ख़ास तौर पे ये ईद से पहले जो शॉपिंग और ये आखिरी अशरा होता है, आप कहीं निकलेंगे तो आपको बहुत सारे बेकारी सड़क पर नज़र आएंगे, माजूर नज़र आते हैं, लोग बहुत पैसा देते हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं, बच्चे नज़र आते हैं, बहुत पैसा देते हैं और बहुत सारे औकात में लोग पैसा दे रहे होते हैं इस महीने के अंदर। अच्छा, हम दे रहे होते हैं और हम सेटिस्फाई होते हैं कि हमने अपना शायद फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन हमें ये यकीन नहीं होता कि हमारे उस पैसे से क्या सोसाइटी में कोई नेट चेंज आया या नहीं आया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जो मैं ख़ुद भी एक अरसे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कि आप जितना पैसा देते हैं आप उसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, लेकिन उस पैसे को रैंडमली देने के बजाय आप अपने इर्द गिर्द जो जेन्युइनली मुतासर लोग हैं, आप कुछ फैमिलीज पिक कर लें। मसलन आप अगर समझते हैं कि आपके रिलेटिव्स में या पड़ोस में या जानने वालों में कोई बच्ची यतीम है, आप उस बच्ची को पिक कर लें और उस बच्ची को पढ़ाना शुरू कर दें। उसको ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, पीएचडी जितना वो पढ़ना चाहती है बच्ची, उसको पढ़ाएं। जिम्मेदारी ले लें, उसका फायदा ये होगा कि जी प्लीज, उसका फायदा ये होगा कि जहां आप 20 लोगों को सड़क पे दे रहे हैं, 20 किसी 20 में से किसी का कुछ नहीं बन रहा, पता नहीं चल रहा कि सोसाइटी में नेट चेंज आ रही है नहीं आ रहा। आप एक बच्ची को, मैं ये आपको जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जी, आप आसमा किसी एक इंसान को अगर उसकी जिंदगी को टर्न अराउंड कर देंगे ना, 5 साल लगे आपको, 10 साल लगे, जो आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी ना कि मैंने इस मुल्क में एक इंसान को वाकई उसकी जिंदगी बना दी। तो हम बहुत रैंडमली करते हैं, मैं समझता हूँ उसको फोकस्ड करते हैं। और चले, अगर हम एक शख्सियत जो है वो नहीं कर सकती, फैमिली का हर मेंबर नहीं कर सकता, तो एक फैमिली मिलकर भी अगर किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ले, या अगर आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने किसी को हर रोज दे रहे हैं, तो अगर वो आप इकट्ठे करके कोई ऐसा माजूर शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके पास बिजनेस के लिए कुछ नहीं है, अगर आप उसको ठेला लगाने के लिए भी कहीं पर थोड़े से पैसे दे देंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छा मैसेज अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। असद महमूद साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। कलीम इमाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारी खुशियों को दोबारा किया, आपका भी शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे, कलीमुल्लाह साहब मौजूद थे जी हमारे साथ और बातें कर रहे थे पढ़ाई के हवाले से, तज्जिए किस तरह से आप तक लेके आते हैं, ईद के दिनों में भी ये लोग क्या चीज़ें कर रहे होते हैं वो बता रहे थे। कोशिश करेंगे इन तमाम शख्सियात से अलग अलग से भी कुछ बैठक हम रखें आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में। आज ईद पर आप लोगों ने वक्त निकाला, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमारा साथ दिया। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, गम शेयर करने से कम होते हैं। अगर आपको कोई गम है वो भी शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। जिस तरह से अमीर अब्बास बता रहे थे, सारी फैमिली मिलकर बैठती है, और अगर आपके पास कोई खुशी है, चाहे वो जितनी भी छोटी है, उसमें दूसरों को शरीक ज़रूर कीजिए, बहुत बढ़ जाएगी खुशी आपकी। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।